कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय जो सीरीज़ चल रही है साहित्य की एक झलक, कल हम लोगों ने साहित्य की एक झलक सीरीज़ 17 की बात की थी और आज साहित्य की एक झलक सीरीज़ 18 में देखेंगे इन 50 प्रश्नों को। और एक बात ध्यान रखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि जो भी चीज़ें PDF में नहीं हैं, जो भी चीज़ें बताई जाएँ उसे आप लोग ज़रूर लिख सकें। सुबह 10 ही बजे आप लोगों के व्हाट्सएप पर यह सीरीज़ उपलब्ध करा दी जाती है PDF। यदि आप भी नए हैं, चैनल पर देख रहे हैं साहित्य की एक झलक, आपको भी इसकी PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके साहित्य एक झलक लिख दीजिए। साहित्य की एक झलक लिख कर व्हाट्सएप करिए तो आपको भी यह PDF मिल जाएगी। कल मैंने अनाउंस किया था कि UPHESC के लिए, UGC नेट के लिए और TGT PGT के लिए जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है उसमें फ़ीस में विशेष छूट है। कल के लिए मैंने कहा था, कई लोगों ने मैसेज किया कि सर व्यवस्था नहीं हो पाए, एक दिन की छूट और दे दीजिए, तो आज भी वह छूट लागू है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं और यह अंतिम छूट होगी, इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्याएँ हैं, कुछ कम कर दीजिए, तो मैंने फ़ीस में विशेष छूट कर रखी है। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। 35 छंदों वाला आशु कवि की रचना चंदनबाला रास में किस रस की प्रधानता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, करुण रस की प्रधानता है। अब चंदनबाला रास जो है इसके बारे में और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1200 ईस्वी है। ये किस प्रकार की रचना है, तो यह एक खंड काव्य है। ये एक खंड काव्य है। इसमें छंदों की रचना तो यहाँ पर मैंने दे ही दिया है कि 35 छंद है। आशु कवि की रचना है। रस इसमें करुण रस है। और अगर भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। और इसमें चंपानगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला की करुण कथा है, जिसमें चंदनबाला के ब्रह्मचर्य, संयम, सतीत्व और उत्कर्ष का चित्रण किया गया है। 15 सर्गों वाला शालिभद्र सूरी की रचना पंच पांडव चरित्र रास के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक काव्य है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का सजीव चित्रण है। इसमें पांडवों को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। देखिए इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का सजीव चित्रण है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी जो विषय वस्तु है पंच पांडव चरित्र, जो कि 1191 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये एक महाकाव्य है। और इसका जो विषय है वह है पांडवों को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। वैसे शालिभद्र सूरी की एक रचना और भरतेश्वर बाहुबली रास आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके बारे में जानते होंगे, जिसका प्रकाशन 1184 ईस्वी में हुआ। भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल छंदों की संख्या 205 है, यानी चौपाई और छंद मिलाकर 205 है। जो नामकरण है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसमें 2 भाई हैं। भरतेश्वर हैं जो अयोध्या का शासक है, बाहुबली जो है तक्षशिला का शासक है। पहले तो दोनों में युद्ध दिखाया गया, युद्ध में लीन रहते हैं और फिर उसके बाद में जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी इन्हें बताया गया। तो इस तरीके से इन रचनाओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। निम्न में से किसने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, मुक्तिबोध। निम्न में से आलोचकों ने किसकी समानता कबीर से की है? वैसे कबीर से समानता अगर हम देखें तो कई लोगों की गई है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर होगा वो आपका होगा डी, मुक्तिबोध। क्योंकि अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग कवियों को कहा है, लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी। मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है, किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। वैसे रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और उनका युग मैंने पढ़ाया है और बताया है उसके बारे में, उससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मुक्तिबोध की कविता ने
संगीत के मूल्यों का संहार किया है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रीकांत वर्मा का है। वैसे जो कथन वाले होते हैं, आज तो मैंने विवेकी राय का निबंध दिया है लोगों को। विवेकी राय का निबंध आज हमारे यहाँ पेड बैच में हो रहा है और उसमें विवेकी राय का निबंध के अलावा आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं वो भी दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति दिया गया है। तो 3 निबंधों पर आज हमारे पेड बैच में क्लास हो रही है। वहाँ पर मैंने एक चीज़ ये बताया कि जो विवेकी राय है, विवेकी राय के बारे में देखिए, जो कथन है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे नंदुलारे वाजपेयी ने विवेकी राय के बारे में कहा है कि कवि के इन प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण में उसकी मानवीय संवेदना समाई हुई है, वैसी ही भावना जैसी अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ की थी। उसके अलावा विवेकी राय का जो आप देखेंगे उठ जाग मुसाफिर है, उठ जाग मुसाफिर निबंध तो है ही है, लेकिन उठ जाग मुसाफिर काव्य निबंध संग्रह भी है, जिसमें कुल 10 ललित निबंध संकलित हैं और उन्हीं 10 में से एक है उठ जाग मुसाफिर। उसकी जब भूमिका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर विद्यानिवास मिश्र ने कहा है कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। यह कथन अगर बाई द वे पूछा जाता है तो ध्यान रखना, उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में विद्यानिवास मिश्र ने कहा है कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। और ये आप सभी लोगों के लिए है, ये आप सभी लोगों के लिए है। वैसे उठ जाग मुसाफिर की जो पंक्तियां हैं, जो पंक्ति बीच बीच में दी गई है, उसी लिए आप देखेंगे और विवेकी राय की कविताओं में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से मानवीय संवेदना मिलती है, जैसे अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ की में मिलती है। इसीलिए नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। तो यहाँ जो पंक्ति है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। उसके अलावा जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। ये सारी पंक्तियाँ आप देखेंगे तो उठ जाग मुसाफिर में आपको मिलेगा। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। और माता के बारे में कहा गया कि माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बंधा हुआ जिस तार से सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने गांव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। तो ये सब जो पंक्तियाँ हैं उठ जाग मुसाफिर की, उसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। वैसे मन्नन द्विवेदी की पंक्ति भी उठ जाग मुसाफिर में है। मन्नन द्विवेदी की एक पंक्ति ये है कि जन्म दिया माता सा जिसने किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है रचा गया हम सबका तन। तो मन्नन द्विवेदी की पंक्ति है जो उठ जाग मुसाफिर में है। तो जो पंक्तियां हैं उन्हें भी आप लोग जरूर ध्यान रखा करिए। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, नामवर सिंह ने कहा है। दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह ने कहा है। दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, काशीनाथ सिंह का है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। काव्य पंक्ति किसकी है? नागार्जुन की है। नागार्जुन की भावुकता और उल्लास में तरंगित प्रसंग है, जहाँ वे समाज की प्रत्येक पीड़ा को माँ की तरह गोद में लेते हैं और व्यापक सहानुभूति का वातावरण रचते हैं। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह का कथन है। विहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है। निम्न में से किसने बिहारी को रीतिकाल का लोकप्रिय कवि कहा और उन्हें रसिकों के हृदय का घर कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पदम सिंह ने कहा है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। नए कवि के प्रति शीर्षक से कविता किसने लिखी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, अज्ञेय ने लिखा है। ये सुबह ही पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया गया है व्हाट्सएप पर,
उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। आप लोग यही काम करें कि व्हाट्सएप पर जब PDF मिलता है तो इन प्रश्नों को हल करके एक पेज पर आप अपना उत्तर लिख लिया करें, और जब वीडियो मिले तो उससे मिलान कर लिया करें। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, सिलेबस की ही बातें की जा रही हैं। यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुक्तिबोध का है। मीरा को राजस्थान की राधा किसने कहा? तो मोतीलाल मिनारिया ने कहा। तो मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। नागार्जुन जैसा प्रयोगधर्मा कभी कम ही देखने को मिलता है, चाहे वह प्रयोग के लय हों, छंद के हों, विषय वस्तु के हों, कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, नामवर सिंह का है। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नामवर सिंह के बारे में जो भी दिया गया, नामवर सिंह का जो कथन दिया गया है, बदला सत्य अहिंसा बदली लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के डंडे हैं, कथन जो ये पंक्ति है वो किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन की पंक्ति है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, भारतेंदु को कहा जाता है। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम संपत्ति लता, संपत्ति शास्त्र की बात नहीं हो रही, ध्यान देना। प्रेम संपत्ति लता, भाई कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो एकदम समान नाम की होती हैं, लेकिन जैसे वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध आप देखेंगे तो संस्मरणात्मक जो लेख है जिसमें संस्मरण संकलित है फणीश्वरनाथ रेणु का, ऐसे ही निबंध है विवेकी राय का वन तुलसी की गंध। जुलूस रुका है उपन्यास है रेणु का, तो यहाँ जुलूस रुका है विवेकी राय का है जो कि निबंध है। तो इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं होती हैं। जैसे पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये निबंध है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, निबंध है। देहात का दाल भात शहर का सलाम, निबंध है। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, निबंध है। ये सब किसके निबंध हैं? विवेकी राय के निबंध हैं। विवेकी राय का जो निबंध संग्रह, पहला निबंध संग्रह जो है किसानों का देश, जिसमें 7 निबंध संकलित हैं, मैंने स्टेटस पर भी लगाया है, आप देख सकते हैं। विवेकी राय का किसानों का देश जो पहला निबंध संग्रह है, उसी में 7 निबंध संकलित हैं, जिसमें ये भी है कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, देहात का दाल भात शहर का सलाम, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। तो ऐसे जब निबंध पूछ लिए जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहाँ से पूछ लिया गया, कैसे पूछ लिया गया। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, स्टेटस पर भी ध्यान दिया करें। भाई ये तो किसानों का देश पहला इनका निबंध संग्रह है, ये खुद को एक किसान लेखक कहते हैं। रामदास मिश्र ने सहचर है समय, तो पढ़ा ही होगा रामदास मिश्र का। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्रश्न से अलग भी चल रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को देते चल रहे हैं। किसी को अगर दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिएगा, तो फिर हम सीधे प्रश्न का उत्तर देते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो पब्लिश वीडियो है, आप सभी लोग देख रहे हैं। तो रामदास मिश्र का सहचर है समय अगर पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने कहा है विवेकी राय के बारे में कि विवेकी राय किसान लेखक हैं। उनके लेखन में अपनी गंवई धरती बोलती है, जन सामान्य की भूख प्यास बोलती है, उसके उत्कर्ष की चिंता बोलती है, राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पाखंड के विरुद्ध प्रतिवाद बोलता है, यानी समग्रतः उनमें मनुष्यता बोलती है। ये रामदास मिश्र ने कहा है सहचर समय में विवेकी राय के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर ध्यान। हाँ, आज किसी का फ़ोन भी आया था, कमेंट भी आया था, सर आप यूट्यूब पर जो वीडियोस पे आप दिखते नहीं हैं, सामने दिख के जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है। मैं उनसे और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 50 प्रश्न आप देख रहे हैं, इन 50 प्रश्नों को अगर बोर्ड पर लिख कर मैं कराऊँ तो शायद 2 घंटे में भी जाकर कवर हो पाएगा, उससे भी अधिक समय लग सकता है सामने लिखकर। और ऐसे
आधे घंटे में 50 प्रश्न आपके हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जो वीडियो लेक्चर होता है, लेक्चर में PDF के माध्यम से, इस वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जितनी बेहतर और जितना अच्छा और जितना ज़्यादा तथ्य आपको दिया जा सकता है, उतना सामने बोर्ड पर पढ़ाकर नहीं, फेस टू फेस नहीं दिया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी फेस टू फेस यूट्यूब पर हैं, आप खुद देख लीजिए कि 1 घंटे में उनका कितना तथ्य होता है और 45 मिनट में हमारे यहाँ जो लेक्चर में आपको मिलता है, जो 45 मिनट का लेक्चर होता है, 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें कितने तथ्य मिलते हैं। तुलना कर लीजिएगा, तुलना करके फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि जितने तथ्य आपको यहाँ मिल जाते हैं 40 मिनट में, क्या कहीं 2 घंटे पढ़कर फेस टू फेस जो सामने आप वीडियो करें जिसमें सर दिखते हैं, वैसे वीडियो में आपको उतने तथ्य मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। खैर ये मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, और जो मैंने देखा है और जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आपकी सोच जैसा आप समझें। और वैसे भी आपको सफल होने के लिए तथ्य की ज़रूरत है। आपको तथ्य और मैटर चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, ना कि सर का चेहरा। क्यों? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मन की लहर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रताप नारायण मिश्र। निम्न में से किसकी भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है? उत्तर हो जाएगा ए, तार सप्तक। मैंने आगे चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष दे दिया है, कभी कभी मिलाने के लिए आता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो उसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, लहरों के राजहंस। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा कामना नाटक, जो जयशंकर प्रसाद का है। यह पहला प्रतीकधर्मी नाटक है। निम्न में से किसे चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान रखिएगा। वैसे नाटक की जब बात करें तो नाटक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अलग से भी दी जाती हैं, अलग से भी बताई गई हैं कई बार, और उसमें आप लोग देखेंगे जहाँ पर उसके विषय वस्तु के बारे में, नाटक के विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, और नाटक में जो प्रवेशक होता है उसके बारे में आपको बताया गया है। विस्कंभिका क्या होती है उसके बारे में आपको बताया गया है। चूलिका क्या होती है, अंकाश क्या होता है, अंकावतार क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ बताई जाती है, और उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करें, क्योंकि उससे भी अब देखेंगे तो परीक्षा में उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें। कबीर से बड़ा मूर्तिभंजक इतिहास में दूसरा नहीं, यह कथन कि वह समाज सुधारक थे गलत है। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैयों से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जे कोई रसखान सुनाओ। उपरोक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कमल दल नयनन की उन्मानी, विसरत नाही सखी मोमनते मंद मंद मुस्कानी। उपरोक्त पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा रहीम का है। बरवे छंद के जन्मदाता रहीम। इसमें देखिए विकल्प में भी आपको बहुत सारी जानकारी दी गई। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसे कहा जाता है? मीरा को कहा जाता है। बरवे छंद के जन्मदाता कौन है? रहीम है। वात्सलता के सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। रोला छंद में लिखित रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास हैं। तो विकल्प में भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज भी छूट चल रही है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्र पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्यों नहीं मिलता, उसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका, इसलिए नहीं मिलता है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को किसने अपराध भावना का अनुसंधान आरक्षित जीवन की कविता कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा।
उत्तर हो जाएगा डी। किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपालों से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह का है। छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो नंदुलारे वाजपेयी हैं, नंदुलारे वाजपेयी। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या होता है? तो नाटक का उद्देश्य क्या होगा? रसास्वादन होगा। नाटक का उद्देश्य होगा रसास्वादन। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने से सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रेमचंद। निम्न में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, जैनेन्द्र। भरी रही भनक भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। उपरोक्त पद किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कवि देव की यह पंक्ति है। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रेखा चित्र। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रेखा चित्र। और रेखा चित्र की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तें आप लोग जरूर पढ़िएगा। और माटी की मूर्तें में जो पहला लेख इन्होंने लिखा, ये माटी की मूर्तें, उसे ज़रूर पढ़िएगा और वहाँ से अक्सर प्रश्न आता है। उसके अलावा माटी की मूर्तें में जब रेखा चित्र की बात कर रहे हैं तो गौर से सुन लीजिएगा। माटी की मूर्तें में जो 12 लेख हैं उन 12 लेख को पढ़िएगा। पहला जिसमें दिया गया है रजिया, पहला रजिया दिया गया है और अंतिम कौन सा है? अंतिम बुधिया। कुल कितने हैं? पहला कौन है, अंतिम कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, भूमिका में क्या है, इसे जरूर ध्यान रखना है जो भी रचनाएं आपके, जो भी विधाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया हैं, मंगर हैं, रूपा की आजी हैं, देव है, बाल गोविंद भगत हैं, भौजी हैं, परमेश्वर हैं, बैजू मामा हैं, सुभान खां हैं और अंत में बुधिया हैं। तो इन सबको जरूर ध्यान रखिए आप लोग। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? तो यह कवि हैं मुक्तिबोध। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करने की उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अज्ञेय हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कच्चायन। कल भी मैंने आप लोगों को दिया था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। कल का अगर नहीं देखा है साहित्य की एक झलक तो जरूर देख लीजिएगा। साहित्य की एक झलक 17। गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि माना जाता है? तो पुरानी हिंदी के कवि का माना जाता है। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सबसे अधिक किस पर आधारित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाथों की परंपरा पर आधारित है। नाथों की परंपरा पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, नाथों की परंपरा पर आधारित है। वैसे जब नाथों की परंपरा की बात करते हैं तो ध्यान रखना, नाथ और जैनियों की जब बात करते हैं, नाथ हैं, जैन हैं, इनकी बात करते हैं तो गणपति चंद्रगुप्त, जो गणपति चंद्रगुप्त हैं वो जो शालिभद्र सूरी की रचना जो मैंने अभी आपको बताया, भरतेश्वर बाहुबली रास, गणपति चंद्रगुप्त भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम जैन काव्य मानते हैं, प्रथम रास काव्य या जैन काव्य मानते हैं, उसे भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से किसने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। निम्न में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए। वाह्य भाववेग पर बल, हिंदी कोश में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, तो ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि अ सबसे छोटा है, लेकिन जो अनुस्वार और विसर्ग आप जानते ही होंगे, सबसे छोटा होगा आपका अ।
ये एक बार किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज भी छूट चल रही है, अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। UPHESC के लिए शेड्यूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे प्रश्न पर आता हूँ। शेड्यूल ये है कि डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपके व्हाट्सएप पर आपको PDF नोट्स मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी। डेली दोपहर में 2:30 बजे आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा। मेरे भेजने का समय 2:30 बजे है। अगर आप फ्री हैं तो देखिए, नहीं फ्री हैं आप बाद में देख सकते हैं। यानी जिस टॉपिक पर मैंने PDF सुबह दिया उसी टॉपिक पर आपको 2:30 बजे लेक्चर देंगे। शाम को 7 बजे तक जो टेस्ट सीरीज सुबह आपको 10 बजे मिली है उसे आप हल कर लीजिए, एक पेज पर अपना उत्तर लिख लीजिए। फिर शाम को 7 बजे जब आंसर मिलेगा उससे आप मिलान कर लीजिए। रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। यानी जिस टॉपिक पर मैंने PDF दिया सुबह 10 बजे उसे पढ़िए, 2:30 बजे वीडियो लेक्चर देखिए डिस्क्रिप्टिव, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया। फिर उस पर आप प्रश्नोत्तरी देखिए रात में 9 बजे। यानी एक टॉपिक दिन में 3 बार पढ़ना है। सुबह PDF में पढ़ना है, फिर दोपहर में लेक्चर में देखना है, फिर रात में 9 बजे प्रश्न में आपको देखना है कि किस तरीके से इस टॉपिक पर प्रश्न बनते हैं और अभी तक कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं। तो यही शेड्यूल हमारा डेली रहेगा, कोई छुट्टी नहीं होगी। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होंगी। पूरा सिलेबस जो चलेगा, जो बैच चलेगा वो आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। एग्ज़ाम चाहे 5 महीने में हो, 6 महीने में हो, चाहे 1 साल पर हो। मेरे कहने का मतलब जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आपका ये बैच चलता रहेगा। सिलेबस ख़त्म होगा, रिवीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन बैच चलता रहेगा। आपको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो छूट आज भी चल रही है। और यदि आपको यह साहित्य की एक झलक का PDF चाहिए तो भी हमारे इस नंबर पर साहित्य की एक झलक लिखकर भेज दीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। कलकत्ता से निकलने वाली मासिक पत्रिका मतवाला के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? आपका उत्तर हो जाएगा D, गरगज सिंह। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आपका उत्तर हो जाएगा A, इलाहाबाद। जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। कुबेरनाथ राय का जो निबंध है पत्र मणि पुतुल के नाम, उसमें कुल कितने निबंध संकलित हैं? आपको बताना है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। पत्र मणि पुतुल के नाम जो कुबेरनाथ राय का निबंध है, कुबेरनाथ राय का, उसमें कुल कितने निबंध संकलित हैं? देखते हैं कितने लोग बताते हैं और कितने लोग अंत तक वीडियो देखते हैं। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो अंत में प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर अगर देते हैं जितने लोग, तो इससे ये क्लियर होगा कि कितने लोग वीडियो को अच्छे से देखते हैं और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं कि उन्हें सफलता हासिल करनी है। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह पत्र मणि पुतुल के नाम में कुल कितने निबंध संकलित हैं? पहला और आखिरी निबंध कौन सा है, ये भी आपको बताना है। चलिए, अगर आप बताते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी कल इसका उत्तर हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, लेकिन अंत में वो भी बताएंगे, अंत में ही बताएंगे। जो वीडियो अंत तक देखेगा उसी को ये सारी जानकारी मिल पाएगी। तो देखते हैं, उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल।